नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती की। यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है और इसकी क्या डेट है, सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी। तो आवेदन जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो होगा आपका 7/1/2022 से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है आपकी 28/1/2022। इसमें आपको संशोधन करने का भी मौका दिया जाएगा, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 4/2/2022। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि आपको फॉर्म कब से भरना है और लास्ट डेट क्या है, आपको फॉर्म में करेक्शन करना है तो उसका डेट क्या है। लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ आयोग के द्वारा की गई हैं उनको भी जान लेते हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 यानी कि पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। तो ये जो चीज़ थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया था, चाहे उनका 0 मार्क्स है या उनका 100 में से 100 मार्क्स है, ये मैटर नहीं करता है, वो फॉर्म भर सकते हैं जिन लोगों ने पीईटी दिया था। लेकिन जिन लोगों ने पीईटी नहीं दिया था वो ये फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। ये 2 विकल्प कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिगत विवरण के साथ और दूसरा है ओटीपी के माध्यम से। तो व्यक्तिगत विवरण के साथ किस तरीके से है वो देखते हैं। अभ्यर्थी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है। और दूसरा जो ओटीपी वाला था, उसमें अभ्यर्थी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकता है। आवेदन की फ़ीस की अगर हम यहाँ बात करें तो आवेदन की फ़ीस जो है वो काफ़ी कम रखी गई है। सारी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, सभी कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, सबके लिए सेम फ़ीस रखी गई है। मात्र 25 रुपये आपकी यहाँ फ़ीस रखी गई है। इसका कारण क्या है, चलिए जान लेते हैं। इसका जो कारण है वो है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान परीक्षा मुख्य परीक्षा का जो प्रवेश पत्र होगा उसके डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है आयोग के द्वारा और आपको मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है, तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले आपको जो एक्स्ट्रा फीस देनी होगी तभी देनी होगी। अभी आपको मात्र 25 रुपये ही देने हैं। अच्छा, आप फॉर्म भर लेते हैं और फॉर्म भरने के बाद कई लोगों के फॉर्म में मिस्टेक हो जाती हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है करेक्शन की। तो जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि करेक्शन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपको करेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन इसमें किस-किस चीज़ में आप करेक्शन कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ आप संशोधन कर सकते हैं, ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने इसके अलावा कुछ और गलतियाँ की हैं, तो आपका संशोधन नहीं होगा। तो आप पहले से ही ये सारी चीज़ें जानकर चलें, ताकि आपको संशोधन की आवश्यकता पड़े ही ना, और पड़े तो इन्हीं के अंतर्गत आपको संशोधन की आवश्यकता पड़े। नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप आदि, जाति की श्रेणी, सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, लिंग या जेंडर जिसको कहते हैं, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी आहारता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, ये सारी चीज़ें आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपकी गलत हो गई हैं तो। इसके अलावा आप कुछ भी करेक्ट नहीं कर सकते। पदों का विवरण यहाँ देख लेते हैं, तो आइए देखते हैं। विभाग का जो नाम है आपका वो है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम है लेखपाल। वेतन बैंड या वेतन ग्रेड पे है आपका 5200 से 20,200। वेतन ग्रेड है आपका 2000। न्यूनतम से अधिकतम आयु है आपकी 18 से 40। अनारक्षित जो सीटें हैं वो हैं 3271।
अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो हैं 1690 और अनुसूचित जनजाति की मात्र 152 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सीटें हैं वो हैं 2174। ईडब्ल्यूएस की सीटें काफ़ी अच्छी इन्होंने दे रखी हैं, 798 सीटें ईडब्ल्यूएस की इन्होंने दी हैं। इसके बाद जो कुल पद बनते हैं हमारे वो हैं 8085। स्थायी और अस्थायी दोनों रूप से ये यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। क्षैतिज आरक्षण का जो विवरण इन्होंने यहाँ दिया है वो 4 कैटेगरीज में इन्होंने यहाँ बांटा है। सबसे पहला है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दूसरा विकलांग और तीसरा महिला, चौथा है सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक। इस तरीके से इन्होंने यहाँ आरक्षण को जो बांटा है वो इस तरीके से बांटा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के जो कुल पद हैं वो 149 हैं। इसके बाद विकलांग के पदों को 3 श्रेणियों में इन्होंने बांटा है। पहला 102 पद दिए हैं, दूसरे में 122 और तीसरे में 85 कुल पद दिए हैं। महिलाओं के लिए 1604 पद हैं और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 387 कुल पद यहाँ इन्होंने दिए हैं। आइए बात कर लेते हैं शैक्षिक आहारता की। तो विभाग का नाम आपको पता है, पद का नाम भी आपको पता है, तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं शैक्षिक आहारता पर। तो जो शैक्षिक आहारता है वो है इस तरीके से, एक तो अनिवार्य आहारता यहाँ दी गई है और एक अधिमानी आहारता यहाँ दी गई है। तो पहले देख लेते हैं अनिवार्य आहारता। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया हो, कोई स्ट्रीम का यहाँ बाउंडेशन नहीं है, आपने किसी भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट किया हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो अधिमानी आहारता है वो इस प्रकार है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। या तो आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र हो या फिर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की आयु तक सेवा की हो। ये दोनों आहारताएं आपके पास होती हैं तो आपको सीधे भर्ती के लिए बुला लिया जाएगा। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा 1 जुलाई को आप 18 वर्ष के हो गए हों और आपकी जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष से अधिक ना हो, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए सक्षम हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चयन का जो आधार है आपका वो है लिखित परीक्षा। इसकी पाठ्य योजना क्या है वो जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो आइए पहले जान लेते हैं क्या इसकी पाठ्य योजना है, क्या इसका पाठ्यक्रम है। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें आपको 100 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। 4 आपके टोटल इसमें सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट होगा सामान्य हिंदी, फिर आपका गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास। ये सारे सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे जो कि 25-25 नंबर के आपके दिए जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न आपके होंगे और अंक भी आपके 100 ही होंगे। 1 अंक का आपका एक प्रश्न होगा जो आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में करने होंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है नेगेटिव मार्किंग का। तो जान लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और है तो कितने नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें है। उपर्युक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंकन दिए जाने हैं जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक होगा, यानी कि 25% आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर है और आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की। एक और विशेष बात यहाँ आयोग के द्वारा की गई है जो सभी अभ्यर्थियों के लिए जान लेना बेहद आवश्यक है। यदि परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है अगर वो 1 से ज़्यादा शिफ्ट में आयोजित किया गया तो आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।